नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जितनी भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर बुक्स आती हैं इनके नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बीएस नेगी वन लाइनर को यहाँ पे कवर कर रहे थे और इस सीरीज़ में हमने अभी तक 46 पार्ट में 2300 प्रश्नों को कवर कर लिया है अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो अगर आपने इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियो है उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 47वां वीडियो होगा। इसमें भी हम उत्तराखंड जीके वन लाइनर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम यहीं पे कवर करेंगे, जिससे आपका साथ साथ में रिवीजन भी चलता रहे और आपके एक जैसे फैक्ट एक जगह पर आपके बन जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? डोला पालकी आंदोलन 1930 के आसपास ये आंदोलन शुरू हुआ था। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। जो उस समय के दलित होते थे उनको पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। दलितों को शिल्पकार कहा जाता था उस समय। 1930 का ये दशक चल रहा है, आसपास का समय है, तो उनसे रिलेटेड ये आंदोलन था और इस आंदोलन को चलाया था जयनंद भारती ने। ठीक है, याद रखेंगे। दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? अगर व्यक्ति का नाम पूछेगा, जयनंद भारती। और किसके लिए था ये? दलितों के लिए या शिल्पकारों के लिए ये आंदोलन चला था। ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे एक और पूछे जाते हैं यहां पर कि लैंसीडाउन के अंदर जो डोला पालकी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? लैंसीडाउन में डोला पालकी सम्मेलन 1941 में हुआ। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन को हमने हर सीरीज में कवर किया है। जहां पर भी आता है मैं आपको वहां पे सारे फैक्ट बता देता हूं हर क्वेश्चन की तरह। तो आप सभी जान चुके हैं अब, मिश्रित वन खेती मॉडल जगत सिंह चौधरी जंगली के द्वारा इसे विकसित किया गया है। दो क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला, मिश्रित वन खेती मॉडल किसका है? जगत सिंह चौधरी जंगली का। दूसरा, जंगली उपनाम किसका है? जगत सिंह चौधरी का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगर हम जगत सिंह चौधरी की बात करें, कई बार हम बात कर चुके हैं, इनका जन्म रुद्रप्रयाग में हुआ है और 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1974 में हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किसने करी थी? देखिए, हिमालयन वन्यजीव संस्थान, इसके संस्थापक कौन है? कल्याण सिंह रावत। यही कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, मैती आंदोलन के कारण इनका उपनाम क्या है? मैती इनका उपनाम भी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इन्होंने हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब करी? 1974 में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो कल्याण सिंह रावत मैती हैं, इनको पद्मश्री कब दिया गया है? करंट का क्वेश्चन बन सकता है। इनको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, दूधातोली लोक विकास संस्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है? दूधातोली लोक विकास संस्थान, इसकी स्थापना सच्चिदानंद भारती के द्वारा करी गई थी। सच्चिदानंद भारती, इनको उत्तराखंड का वाटरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि जो पौड़ी का एक गांव है उफरेखाल गांव, ठीक है, उफरेखाल गांव में पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती के द्वारा चलाया गया था। दो क्वेश्चन फिर से बन गए आपके। पहला, दूधातोली लोक विकास संस्थान, इसके संस्थापक कौन है? सच्चिदानंद भारती। इन्हीं के द्वारा पौड़ी में उफरेखाल गांव में पानी राखो आंदोलन चलाया गया, पानी की कमी के खिलाफ। ठीक है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और इनको जो वाटरमैन ऑफ इंडिया है, ये भी वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड ये भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करी थी? दुगड्डा के अंदर शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत के द्वारा करी गई थी। ठीक है, भवानी सिंह रावत के लेकर भी आपसे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट, जो चंद्रशेखर आजाद थे उनका संगठन का नाम था HSRA।
ठीक है, इनके संगठन का नाम क्या था? HSRA, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, ठीक है, ये इनके संगठन का नाम था। तो इसके सदस्य एकमात्र उत्तराखंड के व्यक्ति कौन थे? भवानी सिंह रावत। ये दुगड्डा से संबंधित थे और दुगड्डा में इन्होंने शहीद मेले की शुरुआत भी करी थी। क्वेश्चन बनता है आपसे कि चंद्रशेखर आजाद के HSRA के एकमात्र सदस्य कौन थे उत्तराखंड के? भवानी सिंह रावत, ठीक है। ये जो गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था, ठीक है, 1930 में, उसमें भी शामिल थे। इनका नाम तब भी याद रखेंगे। तीसरा, जो चंद्रशेखर आजाद थे वो इनके मित्र थे और इनके साथ वो दुगड्डा में भी आए थे 1930 के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी? भीमताल आप जानते हैं नैनीताल में है, और अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पूछा गया था, तो खुटानी में, ठीक है, खुटानी भीमताल में है, भीमताल नैनीताल में है। यहाँ पर लोक संस्कृति संग्रहालय, इसकी स्थापना यशोधर मठपाल के द्वारा करी गई थी। और किस वर्ष करी गई थी? 1983 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। आपको जगह का नाम भी याद रखना है, कहां पर है? खुटानी। किसने करी? यशोधर मठपाल। और कब करी? 1983 में, ठीक है। यशोधर मठपाल को लेकर आपसे 2 खोजें और पूछी जा सकती हैं। 1980 के ही दशक है। एक वर्ष आपको याद रखना है 1985 और एक याद रखना है 1989। 2 शिलाश्रय खोजे गए थे अल्मोड़ा से। एक का नाम है फड़कानौली शिलाश्रय। फड़कानौली शिलाश्रय इन्होंने 1985 में खोजा, और एक है पेटसाल शिलाश्रय। तो इन दोनों की खोज का श्रेय भी यशोधर मठपाल को जाता है। फड़कानौली 1985, पेटसाल 1989। ये तीनों 1980 के दशक में है, तो तीनों आपको एक साथ याद होने चाहिए, ठीक है। एक और बात आपको यहां पर क्लियर करते हुए चलनी है, जो ये लोक संस्कृति संग्रहालय है ये आपके भीमताल में है, खुटानी में है। एक है आपका लोक कला संस्थान, ठीक है, ये लोक संस्कृति संग्रहालय है। एक है आपका लोक कला संस्थान, ये आपका अल्मोड़ा के अंदर है, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? देखिए, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसका प्रश्न हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। इसका गठन जो कम्युनिस्ट नेता थे उत्तराखंड के PC जोशी, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा कब किया था इन्होंने इसका गठन? अक्टूबर 1970 में इन्होंने इसका गठन किया, और इसी वर्ष इनके द्वारा कुमाऊं संकल्प भी यहां पर पारित किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों आपको याद रखने, ठीक है। हर क्वेश्चन से आपके एक से ज्यादा प्रश्न हैं। क्वेश्चन की नंबर यहाँ पर 50 है। मैं आपको लिंक करते हुए पढ़ाता हूँ, यहाँ पर उनके जो फैक्ट हैं वो बताता हूँ एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपके ये 100 से ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इनको नोट करते हुए ज़रूर चले, क्योंकि PDF आपको इसकी ज़रूर हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 35 पार्ट्स तक PDF अपलोड हो चुकी है, बहुत जल्द बाकी के पार्ट्स भी होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट आपको उस पर नहीं मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट साथ साथ में नोट करते हुए चले, आपको वो ज़्यादा समय के लिए याद भी रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा शिल्पकार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? शिल्पकार आंदोलन, इससे संबंधित हैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा, ठीक है। शिल्पकार जो शब्द है ये दलितों के लिए इस्तेमाल किया गया था। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सबसे पहला प्रयोग हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इनको लेकर आपसे 2-3 बातें पूछी जाती हैं। पहला, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा एक सभा गठित की गई जिसका नाम था टमटा सुधारिणी सभा, ठीक है। कब इसका गठन किया गया? इन्होंने किया 1905 में। टमटा सुधारिणी सभा 1905 में बनी। 1911 में ये जो सभा है टमटा सुधारिणी सभा, इसका नाम परिवर्तित किया गया। टमटा की जगह पर शिल्पकार जोड़ दिया गया। तो टमटा सुधारिणी सभा कब बनी? 1905। इसका नाम बदलकर शिल्पकार सुधारिणी सभा कब किया गया? 1911 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा डालियों का दगड़िया संगठन से संबंधित व्यक्ति कौन है? डालियों से दगड़िया, डालियों का दगड़िया, ठीक है। ये जो संगठन है इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। जब चिपको आंदोलन चल रहा था, चिपको आंदोलन के दौरान इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था डालियों का दगड़िया।
चंडी प्रसाद भट्ट को लेकर भी कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, कई बार हम कवर कर चुके हैं, रिवाइज करते हुए चले। चंडी प्रसाद भट्ट उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को अब ये याद हो चुका होगा। कब मिला था इनको रेमन मैग्सेसे? 1982 में मिला था, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन है उत्तराखंड के जिनको रेमन मैग्सेसे मिला है? हर बार डिस्कस करते हैं, दीप जोशी, ठीक है। 2009 में इनको ये अवार्ड मिला था। चलिए, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? तो मानव उत्थान सेवा समिति के जो संस्थापक हैं, वर्तमान में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतपाल महाराज, इनके द्वारा स्थापित की गई है मानव उत्थान सेवा समिति। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? देखिए, उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसका जो गठन होता है ये 1988 में हुआ था, ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुआ? शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में। दोनों बातें याद रखेंगे, कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ। तो 1988 शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में। स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब उत्तराखंड नया राज्य बना उसके बाद स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का जो गठन किया गया था ये जनवरी 2001 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया? जनवरी 2001। और इस आयोग के अध्यक्ष का नाम था वीरेंद्र दीक्षित, इसीलिए इस आयोग को दीक्षित आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि दीक्षित आयोग का संबंध किससे है? तो स्थायी राजधानी चयन से संबंधित है इनका, ठीक है, पूछा जा सकता है। इसका गठन जनवरी 2001 में हुआ। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2008 में सबमिट करी थी। कब दी थी इसने अपनी रिपोर्ट? अक्टूबर 2008। और इसने गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए इसने खारिज कर दिया था कि गैरसैंण राजधानी बनने लायक नहीं है, बहुत सारी कमियां गिनाकर। और इसने सिफारिश करी थी कि देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी बना दिया जाए। तो ये भी याद रखना है, इसने गैरसैंण को खारिज कर दिया था। इनसे पहले जो बने थे, चाहे वो रमाशंकर कौशिक समिति हो, उसने गैरसैंण को ही राजधानी की सिफारिश करी थी, लेकिन इसने नहीं करी थी, ठीक है, इस समिति ने। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने करी थी? देखिए, भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये आपके टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। कहाँ पर है? टिहरी में। और इसके संस्थापक थे स्वामी मनमंथन, ठीक है, या स्वामी मनमत भी इनको कहीं पर लिखा गया है। तो एक ही नाम है, एक जैसा नाम है। स्वामी मनमत के द्वारा टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करी गई थी। एक क्वेश्चन ये याद रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है इसको लेकर के, उसको क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि तीन चीजें आपको महत्वपूर्ण है, यहाँ पर तीन बातें याद रखनी है, ठीक है। पहली बात, जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है ये आपके टिहरी में है, ठीक है। दूसरी बात, जो भुवनेश्वरी देवी मेला लगता है, ठीक है, भुवनेश्वरी देवी मेला ये आपके पौड़ी में लगता है, ठीक है। दो बातें ये याद रखेंगे। क्या बातें? एक, भुवनेश्वरी महिला आश्रम जिसके संस्थापक स्वामी मनमत हैं, ये टिहरी में है। भुवनेश्वरी देवी मेला ये पौड़ी में लगता है। और तीसरा, टिहरी के अंदर एक मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चंद्रबदनी मंदिर कहां पर है? टिहरी में है। इस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, ठीक है। तो तीन भुवनेश्वरी हमने यहां पर देखे। भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी में है, भुवनेश्वरी पीठ ये भी टिहरी में है, जिसको स्कंद पुराण में ये नाम मिला है। वैसे इसका फेमस नाम क्या है? चंद्रबदनी मंदिर। और इसी चंद्रबदनी मंदिर में स्वामी मनमत के द्वारा पशु बलि को समाप्त करवाया गया था, इसे भी याद रखेंगे। और पौड़ी में क्या होता है? पौड़ी में भुवनेश्वरी देवी मेला का आयोजन होता है। तीनों बातें याद रखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है यहीं से कि जो चंद्रबदनी मंदिर है टिहरी का, जिसे स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, वह किस पर्वत चोटी पर स्थित है? तो चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। तो ये सारे एक जैसे फैक्ट मैंने आपको एक जगह पर बताए, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, रक्षा सूत्र आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? देखिए, रक्षा सूत्र आंदोलन ये आपके टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में चलाया गया था, ठीक है। कहां पर चलाया गया था? टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र में। और किसके द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन? सुरेश भाई के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। किस वर्ष? 1994 में। तो आपको आंदोलन, उसको चलाने वाले जगह और स्थान, जो वर्ष है, आपको पता होना चाहिए। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी?
देखिए हैप्पी क्लब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है वर्ष 1903 में। ठीक है, हालांकि गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत दोनों का योगदान था, लेकिन मैक्सिमम आपको गोविंद बल्लभ पंत का नाम ही देखने को मिलता है। तो हैप्पी क्लब कब बना? 1913। आपको 2 वर्ष और याद रखने हैं, एक है 1914 और एक है 1918। 1914 में गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना करी थी। हैप्पी क्लब तो हमने देख लिया 1903। 1914 में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना करी और 1918 में इन्होंने खद्दर आश्रम की स्थापना करी। दोनों याद रखेंगे, ये दोनों स्थापनाएं जो 1914 की है और 1918 की है, ये दोनों इन्होंने काशीपुर में करी, और जो 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब बनाया, ये इन्होंने अल्मोड़ा में बनाया। तीनों याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसे हेस्को के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो हेस्को की स्थापना 1979 में अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो अनिल प्रकाश जोशी हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया है। कब दिया गया था इनको पद्म भूषण? 2020 में। नेक्स्ट है नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई? पहाड़ संस्था कहां पर है आपकी? नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1983 में होती है और कौन करते हैं? शेखर पाठक। देहरादून में अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई थी? देखिए अखिल गढ़वाल सभा, इसका गठन देहरादून में हुआ 10 फरवरी 1952 को अखिल गढ़वाल सभा का गठन यहां पर किया जाता है। और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो विशंबर दत्त चंदोला इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कब और कहां स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन हाल ही में यूकेपीएससी में पूछा गया था कि ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहां है आपकी? ये हल्द्वानी में है और इसका गठन 1995 में किया गया था। पेपर में केवल आपसे लोकेशन पूछी गई थी, हो सकता है यूकेएसएससी में आपको वर्ष भी पूछ लिया जाए। तो ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कब बनी? 1995 में। कहां पर बनाई गई? हल्द्वानी में इसे बनाया गया था। लैंसडाउन में चंद्र बल्लभ ट्रस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्र बल्लभ ट्रस्ट ये आपके लैंसडाउन में है और इसकी स्थापना घनानंद खंडूरी के द्वारा 1921 में करी गई थी। घनानंद खंडूरी को उत्तराखंड का दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो पहले वकील थे गढ़वाल के बैरिस्टर मुकुंदी लाल, उनको भी पढ़ने के लिए लंदन भेजा था इन्होंने अपने खर्चे पर। क्वेश्चन बनता है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल को लंदन जाने में जो वित्तीय सहायता थी वो किसने दी थी? घनानंद खंडूरी ने। 1921 में इन्होंने चंद्र बल्लभ ट्रस्ट की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में देवप्रयाग में नक्षत्र वैधशाला एवं हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने करी थी? खास तौर पर आपको यह देखना है कि जो नक्षत्र वैधशाला है ये देवप्रयाग में है, स्थापना 1946 में है और संस्थापक इसके आचार्य चक्रधर जोशी है। ठीक है, नेक्स्ट है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून में किस राज्यपाल की प्रेरणा से 2003 में स्थापित हुआ था? तो यह जो आपका फाउंडेशन है हिम ज्योति फाउंडेशन, ये आपके देहरादून में है। ये फाउंडेशन, इसका काम जो है वो ये है कि जो मेधावी छात्र छात्राएं होती हैं उनको ये छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस फाउंडेशन का गठन 2003 में होता है और किसके प्रेरणा से? सुदर्शन अग्रवाल उस समय उत्तराखंड के राज्यपाल थे और इनकी ही प्रेरणा से इसका गठन होता है। सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे और ये जून 2003 से लेकर अक्टूबर 2008 तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट है हमारा हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की बात करें, इसकी स्थापना कब और कहां पर की गई? तो ये जो हार्क है इसकी स्थापना 1988 देहरादून में की गई। पीपुल एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स यानी कि पहल की स्थापना कब की गई? तो पहल संस्था, इसका गठन 1994 में किया गया था। इंपॉर्टेंट संस्था है, काफ़ी ज़्यादा नाम इसका आता रहता है न्यूज़पेपर में, तो आपको याद रखना है जो पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स है, इसके स्थापना कब की गई? 1994। बुरांश नामक स्वयंसेवी संस्था कहाँ स्थित है?
देखिए बुरांश नामक जो ये स्वयंसेवी संस्था है, बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, तो इसके नाम पर जो ये संस्था है आपके श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। हिमाल्टो ग्रामोद्योग संस्थान किस जनपद में स्थापित है? हिमाल्टो ग्रामोद्योग संस्थान आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान आपके रुड़की में पड़ता है, यानी हरिद्वार में पड़ता है। राज्य स्वशक्ति परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? राज्य स्वशक्ति परियोजना इसकी शुरुआत जनवरी 2002 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा दून पुस्तकालय शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? दून पुस्तकालय शोध केंद्र कई बार पेपर में पूछा गया है। ये आपके 2006 में बना और इसका गठन देहरादून में किया गया है। सिंपल सी बात है। राज्य की कितनी जातियों को 1976 में अनुसूचित जाति घोषित किया गया था? देखिए 1976 में राज्य की 65 जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया था। इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जबकि इससे 1967 की अगर हम बात करते हैं, 1967 में उत्तराखंड की 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। दोनों याद रखेंगे, 1967 में 5 को अनुसूचित जनजाति घोषित किया और 1976 में 65 जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, 67 में एसटी घोषित किया और 76 में एससी घोषित किया 65 जातियों को। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में एससी जनसंख्या कितनी है? ठीक है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो एससी हैं अनुसूचित जाति, इनकी कितनी जनसंख्या है उत्तराखंड में? इनकी जनसंख्या लगभग 18,90,000 के करीब है, ठीक है। यानी कि कितना परसेंट हुआ इनका कुल जनसंख्या में? 18.8% जो एससी कैटेगरी है इनका यहाँ पर प्रतिशत है। अगर हम एसटी की बात करते हैं कि एसटी जनजाति का कितना प्रतिशत है उत्तराखंड की पूरी जनसंख्या में, तो इनका है लगभग 2.9%। एससी का कितना है? 18.8, एसटी का कितना है? 2.9। दोनों का याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? यानी कि कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा और सबसे कम एससी जनसंख्या है? सबसे ज्यादा एससी आपके हरिद्वार में है और सबसे कम आपके चंपावत में है। दोनों याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा हरिद्वार, सबसे कम चंपावत। अगर हम बात करते हैं एसटी की, साथ साथ में बात करते हुए चले ताकि आपको याद करने में आसानी हो, दोनों को आप कंपैरिजन करते हुए चल सकें। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एसटी आपके उधम सिंह नगर में है और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक एवं सबसे कम प्रतिशत वाले जनपद कौन से हैं? तो एससी के सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी जनपद में है? क्योंकि हमने ऊपर बात करी जनसंख्या के हिसाब से, अब यहां पर देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो प्रतिशत के मुकाबले में सबसे ज्यादा बागेश्वर में है और सबसे कम देहरादून में है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां है आपके? अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा आपका बागेश्वर और सबसे कम देहरादून। इसी प्रकार हम एसटी की बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में है और सबसे कम आपके टिहरी में है, ठीक है। राज्य विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो एससी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए राज्य की जो टोटल 70 विधानसभा सीट हैं, इनमें से 13 सीटें रिजर्व्ड हैं, ठीक है। मैक्सिमम इनके लिए हरिद्वार में है, 3 सीटें हरिद्वार में रिजर्व्ड हैं। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए केवल 2 सीटें रिजर्व्ड हैं। इनके लिए 2 सीटें कौन कौन सी हैं? एक देहरादून की जो चक्राता विधानसभा सीट है और दूसरी जो उधम सिंह नगर की नानकमत्ता विधानसभा सीट है, वो एसटी कैटेगरी के लिए है। इनके लिए 2 हैं और एससी के लिए आपके यहां पर 13 विधानसभा सीटें रिजर्व्ड हैं, ठीक है। चलिए, एक और चीज आपको यहां पे याद रखनी है, हमने ऊपर बात करी कि एससी के लिए 13 विधानसभा सीटें हैं और एसटी के लिए 2 विधानसभा सीटें हैं। आपको एक और चीज याद रखनी है कि लोकसभा में भी आरक्षण है। एसटी कैटेगरी के लिए लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है, जबकि एससी कैटेगरी के लिए लोकसभा में 1 सीट रिजर्व्ड है जो कि अल्मोड़ा की है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा राज्य सरकार की सेवाओं में एससी को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है? यानी कि अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है और हम इनका भी देखेंगे। इनको प्राप्त है 19% आरक्षण और एसटी को प्राप्त है 4% आरक्षण। दोनों याद रखेंगे, ठीक है। एससी को कितना है? 19%, एसटी को कितना है? 4%।
नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पर हमने देखे उत्तराखंड की प्रमुख संस्थाएं, उत्तराखंड की जनजाति को लेकर 2-3 क्वेश्चन देखे हमने। अब हम यहाँ पर जो उत्तराखंड के प्रमुख किताबें हैं, और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछी गई हैं, उनको कवर यहाँ पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है? मसूरी मेडले यह जो किताब है यह गणेश शैली की किताब है, और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था 2019 में, आई थिंक उसमें ये किताब पूछी गई थी। तो मसूरी मेडले किताब किसकी है? गणेश शैली की। ठीक है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा पुस्तक के लेखक कौन है? द बॉय फ्रॉम लंबाटा ये जो किताब है इसे NS थापा के द्वारा लिखा गया है। मेमोइर्स ऑफ देहरादून पुस्तक किसकी रचना है? ये क्वेश्चन 2018 के कनिष्ठ सहायक में आपसे पूछा गया था। मेमोइर्स ऑफ देहरादून ये रचना है GRC विलियम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1874 में ये किताब लिखी गई है। ठीक है। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? होली हिमालय ये किताब शर्मन ओकले के द्वारा लिखी गई है। देखिए, जो उत्तराखंड की प्रमुख किताबें हैं और इनके जो लेखक हैं और इन किताबों में क्या महत्वपूर्ण है, क्यों हमें ये याद रखनी है, इनके बारे में हमने जब अजय रावत जी की जो सीरीज हमने कवर करी थी, उसका हमने जब लास्ट पार्ट कवर किया था बुक्स वाला, उसमें आप देखना मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट किताबें बताई हैं। और इन किताबों में जो आपके ये GRC विलियम की किताब थी, इसके अलावा जो अदर किताबें हैं, सबकी महत्वपूर्ण घटनाएं मैंने आपको उस सीरीज में बताई थी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो अजय रावत जी की जो बुक आती है डॉक्टर अजय रावत जी की, आप उनके पूरे नोट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देहरादून गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, देहरादून गजेटियर्स ये किताब H.G. वॉल्टन की है। 1911 में ये किताब इन्होंने लिखी थी। H.G. वॉल्टन के साथ आपको 2-3 किताबें और याद रखनी है। एक देहरादून गजेटियर इनकी है, अल्मोड़ा गजेटियर इनकी है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर भी किताब किसकी है? H.G. वॉल्टन की है। हिमालयन ट्रैवल पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन ट्रैवल्स इस किताब को लिखा है जोध सिंह नेगी के द्वारा। प्रसिद्ध रचना रामायण प्रदीप के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है रामायण प्रदीप, और इसे कवि मेधाकर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे ज़्यादा बार ये किताब एग्जाम में पूछी गई है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट इसको लेकर एक क्वेश्चन बना था हाईकोर्ट की ही एग्जाम में कि ये जो किताब है किस भाषा में लिखी गई है। तो पहली बात, ये इंग्लिश में लिखी गई है, 1917 में आई है। डॉक्टर राय बहादुर पातीराम की ये किताब है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब रिपीट हुई है तो वो यही है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल ये किताब R.S. टोलिया के द्वारा लिखी गई है। हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय की यात्रा लिखी है काका साहेब कालेलकर के द्वारा। कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? तो कुरु कुरु स्वाहा यह रचना मनोहर श्याम जोशी की है। मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यास कौन कौन से हैं, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इनके कुमाऊनी उपन्यास कौन से हैं? ठीक है, ये तो इनकी रचना है ही, लेकिन इनके 2 कुमाऊनी उपन्यास हैं, दोनों का नाम का से शुरू होता है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मैन एंड फॉरेस्ट यह किताब अजय सिंह रावत की है। ठीक है, जिनकी किताब के बारे में अभी बात कर रहे थे। उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, इस किताब को भी अजय रावत जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन इनकी किताब से बनते हैं। पूरी किताब के नोट्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास है इनका नाम, तो उस किताब के नोट्स अगर आप करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। अदरवाइज आप अजय रावत और बाद में जीके ट्रैकर सर्च करें तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वॉन्डरिंग इन दी वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसकी रचना है? देखिए, वॉन्डरिंग इन दी वैली ऑफ फ्लावर्स ये रचना है गिरिराज शाह की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और एक और किताब है वॉन्डरिंग इन दी हिमालय, ये किताब पीटर बैरन की है। दोनों किताबों को याद रखेंगे। पीटर बैरन कौन है? नैनीताल का खोजकर्ता, जिसने नैनीताल की खोज करी थी। ठीक है, तो वॉन्डरिंग इन दी वैली ऑफ फ्लावर्स गिरिराज शाह, और वॉन्डरिंग इन दी हिमालय पीटर बैरन। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, मालिनी सभ्यता के खंडहर किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में भी आई थिंक पूछी जा चुकी है। मालिनी सभ्यता के खंडहर ये किताब ललिता प्रसाद नैथानी की है। ठीक है, ललिता प्रसाद नैथानी की किताब का नाम है मालिनी सभ्यता के खंडहर।
ललिता प्रसाद नैथानी को लेकर एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा गया था। इनके द्वारा 1956 में कोट द्वार से एक पत्र निकाला गया था जिसका नाम था सत्यपथ। तो क्वेश्चन बनता है, सत्यपथ नामक पत्रिका किसने निकाली? ललिता प्रसाद नैथानी। कब निकाली? 1956। कहां से निकाली? कोट द्वार से निकाली। ये इनकी महत्वपूर्ण किताब है। अगर हम इनकी अन्य किताबों की बात करें तो गढ़वाल भाबर तब और अब इन्हीं की रचना है। कर्णाश्रम इन्हीं की रचना है। गढ़वाली चित्रकला शैली ललिता प्रसाद नैथानी की ही रचना है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने 47वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। 2350 प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं और ये सभी प्रश्न मैंने आपको सिर्फ वन लाइनर में नहीं कराए हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो हमने कई जगहों पर जहाँ पर भी क्वेश्चन आया है उसके रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने आपको एक जगह पर कराए हैं ताकि आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत ना पड़े। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद नहीं है उनको नोट करते हैं केवल, तो आप देखेंगे आपको सारी चीज़ें वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगी। आपको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।